नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई 16 साल पुरानी है। बात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया कस्बे की है। तारीख थी 15 फरवरी 2010। गांव के किसान दुर्जन सिंह सवेरे सवेरे, फरवरी इसका मतलब ठंडक का समय था, सवेरे सवेरे अपने खेतों को देखने के लिए निकले। हल्का हल्का कोहरा भी पड़ रहा था। अपने एक खेत के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने देखा कि खेत के एक हिस्से में उनकी फसल दबी हुई सी लग रही थी। किसान तो किसान होता है, अंदाज लग जाता है कि हाँ भाई, हवा से दबी है, पानी से दबी है, ओले पड़ने से दबी है। लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी, लिहाजा वो जो दबी हुई फसल का हिस्सा था वो कौतूहल से ये देखने गए कि फसल, खेत का ये हिस्सा कैसे दबा हुआ है, पेड़ कैसे इसमें गिरे हुए हैं, पौधे फसल के। नज़दीक जाके देखा तो उनके होश उड़ गए। उस दबी हुई फसल के बीच में एक नवयौवना लड़की, एक लड़का, वो भी जवान लड़का, नया लड़का, दोनों के शव पड़े हुए थे। लड़की लगभग अर्धनग्न थी, कपड़े सारे अस्त व्यस्त थे, और लड़का अपने अच्छे कपड़ों में, अच्छे जीन्स और टी शर्ट में, वो भी पास में ही खेत में उस लड़की के पास में ही पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन दबाकर हत्या की गई है। घबरा गए किसान दुर्जन सिंह भागकर गांव आए, गांव में हल्ला मचाया, सारे गांव के लोग वहां पहुंचे। देखा एक लड़का और एक लड़की, दोनों वहां पर पड़े हैं, दोनों ही मृत हैं। जरा भी जान होती तो ओस पड़ रही होगी। ओस में जब बेहोश आदमी को जब ओस पड़ती है, ठंडक सी लगती है, उठ के खड़ा हो जाता है या हरकत होती है शरीर में, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। गांव वालों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी अपना जो वहाँ पर जितने वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे फुटप्रिंट है और पड़ी हुई चीज़ें हैं, किसी का मोबाइल है, ये सब चीज़ें वहाँ इकट्ठा की हैं और फॉरेंसिक एविडेंस, बाकी फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के लिए लाश को वहाँ पर उसका पंचायतनामा किया, सील बंद किया और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। सबसे पहली चुनौती पुलिस के सामने थी कि इन दोनों की, मतलब लड़का लड़की दोनों की शिनाख्त कैसे की जाए। मौके से पुलिस ने मिट्टी, वहाँ के कपड़े, बाल के छोटे छोटे टुकड़े और बाकी और सब जैविक वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए। पुलिस को शुरुआती दौर में, यानी प्राइमा फेसी ही ये लग गया कि ये सामान्य हत्या नहीं है, इसमें गहराई में जाना होगा और ये थोड़ी असामान्य हत्या है, डबल मर्डर है और असामान्य है। खैर, सबसे पहला काम उनको पहचानने का था, लिहाजा आसपास के गांव से लोगों को बुलाकर पहचानने का काम शुरू किया गया। तो 1-1.5 घंटे में ही उस व्यक्ति की या उस लड़के की पहचान हो गई। पास के ही गांव का रहने वाला वो लड़का दीपक था, लेकिन लड़की की तुरंत पहचान नहीं हो पाई। खैर, बाद में शाम होते होते लड़की की भी पहचान हो गई। लड़की का नाम दीप्ति था। मैं उसका नाम परिवर्तित करके बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़की के बारे में उस समय ये कहना मुश्किल था कि ये नाबालिग है या बालिग है। तो बहरहाल पुलिस ने दोनों परिवारों से संपर्क किया। दोनों परिवारों से संपर्क करने पर पुलिस को ये पता लगा कि दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे, उनकी मुलाकातें भी होती थीं। दीप्ति की मां ने पुलिस को बताया कि दीपक ने उसकी बेटी के जन्मदिन पर उसे एक मोबाइल गिफ्ट
किया था। यानी लड़की के घर वालों को भी पता था और लड़के के घर वालों को भी पता था। लड़के के घर वालों ने और लड़की के घर वालों ने दोनों ने बताया कि इस बीच में कई बार दोनों घूमने भी गए थे, लेकिन उन दोनों के इस तरह घूमने पर दोनों परिवारों में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। यही बात 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुई। दोनों वैलेंटाइन डे पर शाम को घूमने निकले, लेकिन जब बहुत रात तक नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई। अगले दिन सवेरे 6 बजे ही दोनों की लाश खेत के बीच में मिली। खेत मैंने आपको बताया दुर्जन सिंह का था। सवेरे वो अपने खेतों की देखभाल के सिलसिले में जब गए तो उन्हें खेत में कुछ हिस्सा असामान्य लगा। देखने पर ये लड़का और लड़की की लाश उन्हें वहाँ पर मिली। खैर पहले मौका मुआयना में या पहली बार ही पुलिस को ये परिस्थिति असामान्य बता रही थी घटना को। खैर रिपोर्ट के अनुसार युवती के शरीर पर संघर्ष के बहुत निशान थे। उसके कपड़ों पर खून और कई जगह स्पर्म के धब्बे भी मिले थे। और जो प्राइमा फेसी जो जांच करती है एफएसएल, उसमें ये बताया गया कि ये स्पर्म कई अलग अलग नमूने हैं इसके, यानी कई लोगों के स्पर्म हैं। साबित हो गया कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। खैर प्रेम संबंधों के इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गई कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। किसने किया और फिर हत्या क्यों की? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया उन्हीं लोगों ने की, या फिर ये ऑनर किलिंग जैसी कोई घटना है। लेकिन जांच के बीच में ये पता लगा कि लड़का जो मृतक था, दीपक जिसका नाम था, वो शादीशुदा था और वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। इससे जांच में थोड़ा और उलझन पैदा हो गई, क्योंकि पुलिस के पास पहले प्रेम संबंध ही था और ऐसा मान के कि दोनों अविवाहित होंगे। लेकिन लड़के के विवाहित होने की बात पता चलने के बाद ये प्रेम संबंधों का नया पहलू था, क्योंकि फिर आदमी ये शक करता है कि शायद जो उसकी पत्नी थी उसके घर वालों को ऐतराज़ रहा होगा और ये हत्या उनके द्वारा कराई गई होगी। बहरहाल घटनास्थल सुनसान था। वारदात के समय वहाँ कौन था, इसकी संभावना बहुत कम थी। किसी ने कुछ देखा नहीं, प्रत्यक्षदर्शी कोई मिला नहीं, न किसी ने किसी संदिग्ध को वहाँ आते जाते देखा। आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। खैर पुलिस के पास एक ही रास्ता था कि दीप्ति और दीपक के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगाले जाएं। पुलिस ने ये काम शुरू कर दिया और घटनास्थल के आसपास उन्हें बहुत ढेर सारे मोबाइल फ़ोन लगभग घटना के समय एक्टिव दिखाई पड़े। उनकी टावर लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू की गई। धीरे धीरे संदिग्ध नाम सामने आने लगे, लेकिन सिर्फ मोबाइल लोकेशन के बिना पर किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं होती, क्योंकि गांव में भी बहुत ढेर सारे मोबाइल उस समय सक्रिय रहा करते हैं या रहे होंगे या डाटा में मिले होंगे। इसलिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच को साथ लेकर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जिन जिन लोगों के नाम सामने आते गए, यानी जिन पर शक होता गया, उनकी निगरानी भी शुरू कर दी गई। खैर ये मामला अब तक ये समझ में आ गया पुलिस को कि प्रेम, विश्वासघात और और अनैतिक संबंधों के बीच का कहीं का होगा। बिना किसी प्रत्यक्षदर्शी के पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल तक पहुंचा कैसे जाए। घटनास्थल की तलाशी के दरमियान पुलिस को दीप्ति का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। शुरुआत में लगा कि बदमाश शायद उसे भी अपने साथ ले गए होंगे, लेकिन जांच से पता लगा कि वो मोबाइल फ़ोन ऑन है, यानी काम कर रहा है
और बराबर इस्तेमाल भी हो रहा है। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड खंगाली तो ये पता लगा कि ये फ़ोन कपिल नाम के एक युवक के पास है। उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से दीप्ति का मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया। पुलिस पहले ही वारदात के समय घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच कर रही थी। तकनीकी विश्लेषण में कुछ नंबर बार बार आए और जब जांच आगे बढ़ी तो अशोक, राम जीवन, कपिल और अज्जू उर्फ अजय समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ और बाद में हत्या हुई। पूछताछ के दरमियान एक के बाद एक अहम खुलासे होने लगे। अशोक के कब्जे से दीप्ति की चांदी की पायल और एक सिम कार्ड भी बरामद हो गया। आरोपी अज्जू ने पूछताछ में बताया कि वारदात के बाद उसने दीपक का मोबाइल और उसके महंगे जूते निकाल लिए थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दीपक के जूते भी बरामद कर लिए। अदालत में दीपक की पत्नी मीनाबाई ने इन जूतों की पहचान की और ये बताया कि ये जूते उसके पति दीपक के हैं। इस दौरान जांच और डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ गई। सबूत आरोपियों से मेल खाते पाए गए, यानी कम से कम 5 व्यक्तियों ने उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इससे पुलिस की जांच और मजबूत हो गई। जांच में पुलिस ने जो घटनाक्रम की तस्वीर तैयार की उसके मुताबिक 14 फरवरी को दीपक और दीप्ति बाइक से बाजार से लौट रहे थे। रास्ते में दोनों घर जाने के बजाय पास में ही एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल की ओर चले गए। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें देख लिया। आरोपियों में से एक ने ये बताया कि आज ये वैलेंटाइन डे है और ये प्रेमी जोड़े ही होंगे, और सुनसान इलाके का फ़ायदा उठा के उन दोनों को आगे, जैसे ही जंगल में घुसे, उनको आगे रोक लिया गया और उसके बाद फिर उस लड़के के सामने ही, दीपक के सामने ही सभी आरोपियों ने एक एक कर दीप्ति के साथ बलात्कार किया, यानी सामूहिक बलात्कार, यानी मास रेप हुआ। 14 नवंबर को सत्र न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने अपराध को जघन्य मानते हुए सभी को फांसी की सजा सुना दी। सुनवाई के दौरान 2 अन्य आरोपी फरार हो गए, भाग गए। इसके बाद मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा की। अदालत ने माना कि अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित किया है। मेहनत करके साबित होता है जो प्रोसिक्यूशन ने किया है, साबित किया है, और वैज्ञानिक साक्ष्य जितने विवेचना में आए हैं सब विश्वसनीय हैं। लेकिन सजा के प्रश्न पर हाई कोर्ट की राय अलग रही। अदालत ने सभी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। आज की घटना, वैलेंटाइन डे का दिन यानी 14 फरवरी। प्रेमी जोड़े अलग अलग तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दिन भर उपहारों की खरीद फरोख्त होती रहती है। उपहारों को खरीदना, उन्हें कहीं जहां उनको मिलना होता है वहां ले जाकर देना, और सिनेमा हॉल उस दिन भरे रहते हैं। भले अलग अलग जगह से बैठ के देखें, लेकिन भरे रहते हैं। पार्क, सब शहर के जो बड़े पार्क हैं वो फुल रहते हैं उस दिन, खचाखच भरे होते हैं। हालांकि प्रेमी जोड़े सैर सपाटा को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि ये जोड़े कहीं अपनी गाड़ी से या किसी दूसरे साधन से दूर, शहर से एकदम दूर निकल जाते हैं। अच्छा, जिन प्रेमी जोड़ों को दिख जाने का डर रहता है कि कोई देख न ले, या फिर घर में पता लगने का डर रहता है, या फिर समाज में कोई हल्ला न हो जाए,
इसका डर रहता है, वो चोरी छिपे मिलते हैं, उपहार देते हैं और फिर जीने मरने की कस्में खाते हैं, 7 जन्म साथ रहने की कस्में खाते हैं। और आज की घटना में शायद प्रेमी जोड़ा इसी श्रेणी का था कि लोगों को पता न लगे, लोगों की नज़र न पड़े, हम चुपचाप कहीं। और शायद इसीलिए वो अपने गांव से थोड़ा सा बाहर आगे एक जो छोटे से जंगल जैसा इलाका है वहाँ गए हों। शायद वो समाज की फजीहत से बचना चाहता था वो लड़का, और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट भी करना चाहता था, इसलिए वो नज़र छिपाकर वहाँ पहुँच गया। और इसी वजह से ऐसे जोड़े जो इन परिस्थितियों के होते हैं, वो ये चाहते हैं कि नज़रें छिपाकर वो गांव में या देहात में उपलब्ध छोटे मोटे जंगल या खड़ी फसल वाले जो खेत होते हैं वही उनके लिए शहर वाले पार्क मान लिए जाते हैं, और वो अपना वैलेंटाइन डे उन्हीं जगहों पर मनाते हैं। लेकिन जब ये दोनों उस जंगल की तरफ पहुँचे तो वहाँ पहले से ही घात लगाए नर पिशाच खड़े हुए थे। उन्होंने देख लिया कि ये प्रेमी जोड़े हैं, उन्हें रोक लिया और राक्षसों की तरह उस लड़की के शरीर को नोचते खसोटते रहे। और फिर जब उनको ये लगा कि अगर ये जिंदा रहे तो इनकी शिकायत और गवाही पर उन्हें जेल भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है, तो दोनों को ही मार डाला। इतना जघन्य अपराध एक प्रेमी जोड़े के लिए किया गया। अदम गोंडवी साहब इसके लिए कहते हैं कि जिस्म की भूख कहें या हवस का ज्वार कहें, सतही जज्बे को मुनासिब नहीं है प्यार कहें। अदम गोंडवी साहब ज़मीन के कवि थे, वामपंथ या वामपंथी विचारधारा से उनकी कविताओं में वो विचारधारा झलकती है। गरीबी और गांव में जो जातीय भेदभाव है उस पर उन्होंने बहुत ही सटीक कविताएं लिखी हैं। जन कवि इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो जनता के कवि थे। जनता की तकलीफ, जनता का दर्द, समाज की समस्या वो उनकी रचनाओं में साफ साफ दिखता है। उनके अलावा एक आधुनिक कवयित्री हैं, उनका नाम है अनामिका। उन्होंने ऐसे प्रेमी जोड़ों की को सजा देने पर भी एक अच्छी सी कविता, बहुत बड़ी है, मैं उसकी 2-4 लाइनें आपको बताऊंगा कि वो जो मार डालते हैं प्रेमियों को, वे दरअसल डरे होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर प्रेम जीत गया तो उनकी नफ़रत की दुकानें बंद हो जाएंगी। एक लड़का और एक लड़की जब हाथ थाम कर चलते हैं किसी खेत के मेल पर, तो वो सिर्फ चल नहीं रहे होते हैं, वो रच रहे होते हैं एक नई दुनिया। और क्रूर समाज को डर है इसी नई दुनिया से, जहाँ जातियाँ नहीं होंगी, जहाँ दीवारें नहीं होंगी। इसीलिए वो कुल्हाड़ी उठा लेते हैं, बंदूकें तान देते हैं। लंबी कविता है, आप इसका आशय समझ गए होंगे। सटीक है, सही लिखी गई है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।